गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, संविधान की प्रस्तावना। इससे संभावित क्वेश्चन जो भी होंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, उन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, या फिर मौलिक अधिकारों का जो आर्टिकल नंबर 32 अनुच्छेद नंबर 32, उसे भी संविधान की आत्मा कहते हैं। किन किन ये संविधान विदों के अनुसार उसे आत्माएं कहा गया। और एक जो संविधान की प्रस्तावना था, इसका प्रारूप किसने तैयार किया, ये सभी क्वेश्चन आज हम डिटेल में करने वाले हैं। प्लस इसके साथ साथ ही जो भी विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन पर भी डिस्कस करेंगे। उनकी सभी स्लाइड्स बनाई हुई है। तो शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना। देखना, प्रेम्बल संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है, ये कहां से ली गई है। तो एक बार इसकी प्रस्तावना भी आपको बता दें, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखना कार्तिक जी, जो संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, यानी कि प्रेम्बल। जो उद्देशिका एक टाइटल होगा, ये तो लिया गया अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, वो कौन सा देश था जिसने अपने संविधान में एक प्रस्तावना को इंक्लूड किया था, यानी कि उल्लेख किया गया है। उसका आंसर होगा यूएसए, अमेरिका। अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना जोड़ा गया था। और जो भारतीय संविधान है, इसमें ये प्रस्तावना का जो टाइटल होगा, ये तो अमेरिका से हमने लिया है, लेकिन जो उसकी लैंग्वेज होगी, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना का जो प्रारूप तैयार किया गया, ये नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया था। प्रस्तावना को ये कब अपनाया गया, कब स्वीकार किया गया और कब इसे लागू किया गया, तीनों डेट्स अलग अलग होंगी। तो प्रस्तावना की भाषा क्या हो जाएगी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में मिथि मास शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये उसकी लैंग्वेज होगी, लेकिन परीक्षा में ऐसी लैंग्वेज नहीं पूछी जाएगी। उसमें कुछ वर्डिंग्स होंगी, या तो उनका क्रम पूछा जाएगा या फिर कोई मिस कर देंगे, उसमें कोई भी मिसिंग टर्म्स ऐसे उनको फिल करना है। तो क्वेश्चन ये भी है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, उसकी शब्दावली क्या है, उसका प्रारंभ कहां से होता है। तो प्रारंभ कहां से होगा, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान में भारत के दो ही नाम हैं, एक तो भारत और एक इंडिया। देखना, इंडिया नाम ये इंग्लिश भाषा में नहीं है, यूनानी भाषा में नाम होता है इसका, भारत का। तो भारत का कोई अंग्रेजी नाम नहीं है, या तो भारत है या फिर इंडिया है। इंडिया किस लैंग्वेज का हो जाएगा, यूनानी लैंग्वेज का। ओके। तो प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना को हम क्या कहेंगे, प्रेम्बल या फिर उद्देशिका। ये क्या आ जाएगी, उद्देशिका। उद्देशिका ये कहां से लिया गया है, यूएसए से। इसका जो टाइटल है, ये तो अमेरिका से टाइटल, ठीक है। और जो इसकी भाषा ली गई है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कुछ इसमें शब्दावली हैं जो जापान के संविधान से भी प्रेरित हैं, जो केवल उद्देशिका में है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तब हम जापान भी लगा सकते हैं। और प्रारंभ किससे माना जाएगा, हम भारत के लोग। बस यही आपको याद रखना है कि जो उद्देशिका का प्रारूप है, वो कहाँ से शुरुआत है उसकी, हम भारत के लोग से। इसका जो प्रारूप तैयार किया था, या उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, ये किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। अच्छा, इसमें अलग अलग डेट आ जाएंगी। फिर इसको कब अपनाया गया था, 22 जनवरी 1947 को। इसे स्वीकार कब किया गया, जब संविधान लिखा गया। तो संविधान कब लिखा गया हमारा, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ था, जब कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड हुआ संविधान हमारा, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसके लिए भी अलग अलग डेट आ जाएंगी। क्या, एक तो अपनाना, अपनाया गया कब था, डेट इसकी 22 जनवरी सन 1947 को। अच्छा, कब स्वीकार किया गया, स्वीकार करना यानी कि इसको एडॉप्ट करना, संविधान की प्रस्तावना को, इसके लिए डेट आ जाएगी 26 नवंबर सन 1949, जब संविधान अंगीकृत किया गया था। और इसे लागू कब किया गया था, लागू की डेट क्या आ जाएंगी, ये आ जाएगी 26 जनवरी
सन 1950। तीनों डेट अलग अलग है, ठीक है ना, स्वेल आया समझ। संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव किसने तैयार किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, और ये कब अपनाया गया था? इसे अपनाने की डेट थी 22 जनवरी 1947। कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। और लागू कब किया गया संविधान की प्रस्तावना को? संविधान के साथ ही 26 जनवरी सन 1950 को। तीनों डेट अलग अलग होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने ये पढ़ा होगा कि संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा गया है? तो आत्मा और हृदय की अगर बात होती है, इसके लिए तो अनुच्छेद नंबर 32 जो मौलिक अधिकारों में पढ़ा जाएगा बाद में, उसमें टाइटल हो जाएगा उसका मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये तो किसे बताया गया? अनुच्छेद नंबर 32 को। इसमें 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, जैसे परमादेश, अधिकार परीक्षता, क्यू वारंटो, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण और प्रतिषेध की। ये 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, याचिकाएं। तो अगर ये बात आती है कि संविधान की आत्मा, आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भी और अनुच्छेद नंबर 32 को भी, मौलिक अधिकारों का। प्रस्तावना को ये किसने कहा है? ये कहा है एक ठाकुरदास भार्गव हुए, पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव। तो जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद नंबर 32वां आर्टिकल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद नंबर 32 को। ये आत्मा और हृदय, आत्मा और संविधान का हृदय। हृदय किसने कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इन्होंने कहा है, भीमराव अंबेडकर जी। क्लियर है दोनों? तो संविधान की आत्मा और हृदय, अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचार, और दूसरा आत्मा अगर ये बात आती है कि उसमें मौलिक अधिकार ऑप्शन में नहीं होगा, तब संविधान की प्रस्तावना को, और इसके कौन हो जाएंगे? संविधानविद पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है शुरू कहाँ से होती है? वो हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभु, जो आपको अभी बताया है। क्वेश्चन ये भी है कि संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रताएं कितनी है? वो 3 हो जाएंगी, सॉरी, न्याय तो 3 हो जाएंगे और स्वतंत्रताएं 5 होंगी, 5 होंगी। तो न्याय कौन कौन से? कि उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने हुए? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अच्छा, स्वतंत्रताएं कितनी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रताएं। तो हमारी जो लिबर्टीज है वो कितनी है? 5। इसमें देखना एक बार। अच्छा, यहां पर देखिए आप, इसमें जो स्वतंत्रताएं होंगी, ये स्वतंत्रताएं, और न्याय कितने होंगे? 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तो उसमें न्याय आ जाएंगे। न्याय कितने हुए हमारे? ठीक है। और स्वतंत्रताएं, लिबर्टीज कितनी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये कितने आ जाएंगे? 5। तो 5 तो हमारे पास स्वतंत्रता है, और न्याय कितने हैं? जस्टिस, ये आ जाएंगे इसमें 3। तो 3 न्याय और 5 स्वतंत्रताएं, ये संविधान की प्रस्तावना में। तो एक बार फिर से देखिएगा, प्रस्तावना का हमने टाइटल कहां से लिया? अमेरिका से। कौन सा देश था जिसने सबसे पहले प्रस्तावना इंक्लूड की थी अपने संविधान में? अमेरिका ने। ये टाइटल हमने वहीं पर लिया कि हमारा एक प्रस्तावना होनी चाहिए सिर्फ। इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो इसका प्रारूप किसने तैयार किया? केवल प्रस्तावना का जो परफॉर्मा तैयार किया जाएगा या उद्देश्य प्रस्ताव, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। इसको अपनाना, स्वीकार करना, फिर लागू करना, तीनों की डेट्स अलग अलग रहेंगी। और संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा गया? संविधान की आत्मा। ये दोनों भी अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, आया ना समझ? अब क्वेश्चन की तरफ चले। ओके, तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या दी गई है? तो आत्मा किसे कहा गया है? अभी हमने बताया था कि आत्मा या तो हम किसे कहेंगे? मौलिक अधिकारों के आर्टिकल नंबर 32 को, या फिर अगर वो नहीं है तो उद्देश्य प्रस्ताव को। ये प्रस्तावना, ये क्या आ जाएगी? हमारे संविधान की आत्मा की हृदय, है ना, या उद्देश्य, उद्देश्य का प्रेमबल, प्रेमबल, इसको प्रेमबल भी कहा गया है। ये किसने? ठाकुरदास भार्गव। किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव जी ने, ठाकुरदास भार्गव।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है। तो सबसे पहले जो सबसे अधिक ध्यान दिया गया प्रस्तावना पर, क्योंकि कभी कभी जो हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं वो कंट्रास्ट हो जाते हैं एक दूसरे के विरोधाभास, तब उसमें उद्देश्य प्रस्ताव या फिर उद्देशिका या प्रस्तावना का सार लिया जाता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होगा ये क्या आ जाएगा, हमारी प्रस्तावना। और अगर प्रस्तावना के बाद देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है ना, इन शब्दों से। तो प्रस्तावना कहां से शुरू होगी, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन भी हुआ है। 42वें संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं, कौन कौन से, एक तो आ जाएगा समाजवादी, एक पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता। पूरा वर्ड होता है एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, लेकिन हमने क्या जोड़ा है, केवल अखंडता, इंटीग्रिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शुरुआत कहां से होती है इसकी, हम भारत के लोग, तो आंसर इज डी, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा और डार्क, तो क्या आ जाएगा आंसर, डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र क्यों कहा जाता है भारत को। देखना, रिपब्लिक, वी आर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। गणतंत्र का, रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है कि जिस देश का शासनाध्यक्ष, जो शासनाध्यक्ष होगा, शासनाध्यक्ष कौन होता है, रूलर, यानी कि जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और शासनाध्यक्ष हुए, जिस देश का शासनाध्यक्ष अनुवांशिक नहीं होता है ना, तो यहाँ पर क्या, उसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या नहीं। हमें गणतंत्र का मीनिंग बताना है रिपब्लिक का, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसमें ऑप्शन क्या, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। दूसरा, यह राज्यों का एक संघ है, ये भी नहीं। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करता है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है ना। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। और लोकतंत्र की क्या होती है कि जो जनता के द्वारा जनता के लिए चुना जाता है, उसको बोलते हैं हम लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। तो गणतंत्र हम किसे कहेंगे, जिस देश का शासनाध्यक्ष अनुवांशिक नहीं होता। इसमें अगर एक लाइन और हम भी जोड़ना चाहें एक शब्द, तो अनुवांशिक नहीं, अनुवांशिक नहीं होता, अनुवांशिक नहीं होता, या फिर वंशानुगत नहीं होता, वंशानुगत यानी कि एक ही परिवार के बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन, भारत है एक, क्या भारत क्या है, एक कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं, धर्मनिरपेक्ष। देखना, सेकुलर का मीनिंग क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का, कि जिस देश में कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता, या कहिए कि सभी को बराबर का दर्जा दिया है, सभी धर्मों को या तो स्वीकार करेंगे, लेकिन उसमें कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। वो नहीं कि हमारे देश में एक ही धर्म है उसको राष्ट्रीय घोषित कर देंगे, जैसे राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय दिवस उसमें होता है, या फिर राष्ट्रगान है ना, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय पक्षी, ऐसी कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है यहाँ पर। तो जिस देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता वो क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष। धर्म के भी फिर अलग अलग खंड होते हैं या उपसंप्रदाय, उनको पंथ बोलते हैं, सेक्ट बोलते हैं। तो पंथ जैसे बौद्ध धर्म के क्या हो जाएंगे, बौद्ध धर्म के हीनयान महायान, और जैन धर्म के श्वेतांबर दिगंबर, वो उसके पंथ होते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं इसको हम, या पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ जो आपको अभी बताया कि सरकार सभी धर्मों को स्वीकार करना, सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना नहीं। राज्य का मतलब क्या होता है कि आर्टिकल नंबर 12 में हम परिभाषा पढ़ेंगे, एक अनुच्छेद नंबर 12 में, राज्य शब्द के अंतर्गत देश की संसद, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, राज्य शब्द के अंतर्गत देश की संसद तथा राज्यों के विधानमंडल तथा अन्य सरकारी पदाधिकारी आते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, द स्टेट। स्टेट हुआ। तो क्या राज्य द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार करना, जब हम स्वीकार करते हैं तो क्या धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, यानी कि किसी के विरुद्ध नहीं होंगे। दूसरा, ना ही वहां पर राष्ट्रीय कोई धर्म घोषित किया जाएगा, जैसे अदर कंट्रीज में होते हैं। चाइना में जैसे वहां बुद्धिज्म है तो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश भी होगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है यानी कि देश है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि ये ऑप्शन दिया है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करना, दूसरा बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना, थर्ड इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं बताया जाएगा। ये क्या आ जाएगा, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा हो जाएगी निकोलेज। आरआरबी में 2006 में आया है कि जिस देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं आगे, नंबर 8 क्वेश्चन, गणतंत्र होता है तो गणतंत्र अभी आपको क्या बताया था, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। गणतंत्र का अर्थ होगा जिस देश का शासनाध्यक्ष अनुवांशिक नहीं होता या फिर वो जनता में से ही चुना जाता है। तो ए ऑप्शन क्या है, केवल एक लोकतांत्रिक, ये क्या लिख दिया केवल, विनय गलती बहुत करते हैं टाइपिंग, केवल केवल हुआ है या आपने कवन लिख दिया, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्ष पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत, ये वंशानुगत लिख दिया, वंशानुगत है ना, रूप से ना, वंशानुगत ना होना चाहिए उस देश का, वो नहीं कि एक ही परिवार में से, जैसे राष्ट्रपति बने हैं अगला जो राष्ट्रपति होगा उसी परिवार में से होगा, वो राजशाही हो जाती है फिर, जहां पर तानाशाही होती है। तो गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है रिपब्लिक का, जिस देश का शासनाध्यक्ष अनुवांशिक नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, निम्नलिखित में से ये दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। देखना 42वां संविधान जो संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये 1976 में हुआ था, सन 1976 में। संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और एक अखंडता। ये क्या जोड़ा गया, समाजवादी, समाजवादी, दूसरा क्या आ जाएगा, धर्मनिरपेक्ष, 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 एंड थर्ड वन इसमें आ जाएगा अखंडता, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए, तो ये इनका क्रम भी रहेगा। 42वां संविधान संशोधन हुआ, क्योंकि एक केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला पढ़ेंगे, उसके मामले में बहुत ही इसमें फेरबदल किया गया कुछ, तो उसको आधार मानते हुए, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, गण धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लेकिन ऑप्शन कुछ ऐसा है कि तीनों ऑप्शन एक में नहीं दिए हुए, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। एक अखंडता वर्ड भी आना चाहिए था, इसमें अखंडता नहीं किसी ऑप्शन में। तो पहले बार धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक तो था ऑलरेडी, संप्रभु संपन्न और लोकतांत्रिक ये भी नहीं, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगर तीसरा वर्ड जोड़ा जाए फिर ये अखंडता भी आ जाए। ये कब जोड़े गए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1976। नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, बिहार पीसीएस में क्वेश्चन है इन 1998। एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक राज्य ना, तो इनमें से कोई नहीं, तो सी आ जाएगा इसमें। देखना प्रस्तावना में क्या क्या आते हैं हमारी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक का नाम प्रजातांत्रिक भी बोल सकते हैं उस वर्ड को, है ना, डेमोक्रेटिक। तो आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, तो अभी क्वेश्चन जैसे बताया ये बार बार रिपीट हो रहा है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। देखना सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं, जहां का शासना अध्यक्ष या शासक अनुवांशिक या वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है ना, वो क्या आ जाएगा इसमें, गणतंत्र। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा उद्देशिका में प्रस्तावना में नहीं है। तो अभी आपको पढ़कर सुनाई थी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो क्या आ जाएगा इसमें, समाजवादी शब्द भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी है, और लोक कल्याण नहीं है, तो डी आ जाएगा इसमें, डी आंसर। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर इज डी, डी आंसर। ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, उद्देशिका में। समाजवादी का मीनिंग क्या होता है वैसे, कि आय के साधनों पर
प्राइवेट व्यक्ति और सरकार दोनों का सह अस्तित्व। अच्छा, पद निरपेक्ष का मतलब जिसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पूरा वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मीनिंग होता है कि हम जैसे भारत की शक्ति, लोकतांत्रिक शक्ति, ये किसी बाह्य दबाव में कार्य नहीं करेगी। जैसे हमारा इलेक्शन का अपना एक सिस्टम होता है, वो नहीं कि कोई विदेशी हमें ये बताए कि इसको प्रधानमंत्री चुनना है, MP बनाना है, ऐसा होता है कि हम बाह्य दबाव में कार्य नहीं करेंगे, उसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। कल्याणकारी तो जो वेलफेयर के लिए होती है ना, अधिकतम संख्या की अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना और सभी नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिकतम संख्या में जितने भी कल्याण सुनिश्चित हो सकता है ना। आंसर इज ए। सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर 14 में देखिए, कार्तिक देखना, भारत एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि। अच्छा, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है क्योंकि। पहला ऑप्शन है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। तीसरा ऑप्शन है उसका अपना लिखित संविधान है। और नंबर डी आ जाएगा, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो क्या यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है ना, वो नहीं कि एक ही परिवार में से बनेगा, वो राजा हो जाएगा। यानी कि राजशाही और गणतांत्रिक प्रणाली ये एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15 में भारतीय संविधान की सॉरी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सही है। गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, है ना, संपूर्ण सत्ता संपन्न अध्यक्ष चुनी जाती है। बी ऑप्शन है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है। ये भी हो जाएगा। ये देखना, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, जनवादी का मतलब जैसे लोकतांत्रिक तरीके से, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्र होता है, वह को काट देंगे। तो आंसर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सी आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी वर्डिंग उसमें लिखी हुई है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। ये हमारी जो प्रस्तावना है उसमें सभी वर्डिंग क्लियर हो जाएंगे, सभी समाहित है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर यानी कि जो हमने पढ़ा है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद या सभी धर्मों की अस्वीकृति, है ना, सभी धर्मों को अपनाया भी गया है। तो इसका ए आंसर आ जाएगा, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ये हमने पढ़ी भी थी कि उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है ना, विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ये क्या है, 5 प्रकार की लिबर्टीज होती हैं, स्वतंत्रताएं होती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हमें ये बताना कि सही कौन सा था। अच्छा, कब जोड़ा गया था, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, क्योंकि इस पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना। तो हमें बताना है कि धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया। दूसरा, यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। सी, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अच्छा, और डी आंसर इसमें आ जाएगा, डी है, यह मूल प्रस्तावना में था, ठीक है। तो इसमें 2 आंसर ए और क्या हो जाएगा इसमें सी, ए और सी, 1 और 3, 1 और 3 का मतलब ये बी आंसर आ जाएगा, 1 और 3, यानी इसमें ये पहला ऑप्शन ये और ये फिर तीसरा ऑप्शन, 1 और 3 इसमें सही है। यानी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो ये आ जाएगा, 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, से क्या अर्थ निकाला जाता है। इसमें देखना, भारतीय गणतंत्र की प्रभुसत्ता जनता में नहीं थे। दूसरा, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ। तीसरा, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। और डी आंसर आ जाएगा, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो क्या जो प्रतिनिधि थे वो किसके द्वारा चुने गए थे, प्रतिनिधित्व जनता का करते थे। तो संविधान सभा बनाई थी, उसमें कितने लोग थे, 389 लोग, और एक सदस्य लगभग 10 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व करता था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आंसर।
कि संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 19। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद, सेकुलरिज्म। तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक नियंत्रण, बी आंसर राष्ट्रीयकरण, तीसरा है सामाजिक न्याय और सामाजिक संबंध। ये संबंध लिखा हुआ है, सामाजिक संबंध। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है कि आय के साधनों पर जो नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार का भी या सरकार कोई सी भी राज्य सरकार और जनता का भी होता है। तो क्या आ जाएगा इसका? सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो इसमें से क्या आ जाएगा? ये समाजवाद, समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। तो 3 कौन कौन से? समाजवाद, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष, और एक आ जाएगा अखंडता शब्द। तो उसमें से केवल ये समाजवादी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर। तो ये प्रस्तावना से संबंधित 20 क्वेश्चन थे। तो ये मैं आशा करता हूं इसमें परीक्षा में काफी रिपीट हो सकते हैं। और टॉपिक वाइज जैसे चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन्स होंगे उनकी हमने एक सीरीज बनाई है, तो कल एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। एक आपको इसके साथ साथ ये बताया कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने हैं? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अच्छा, स्वतंत्रताएं कितनी है? लिबर्टीज 5। कौन कौन सी? धर्म, एक तो विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति और एक विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। 5 स्वतंत्रता है। अच्छा, आत्मा, जैसे संविधान की आत्मा किसे कहा जाएगा? प्रस्तावना को भी। प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? ये देख लो एक बार। जैसे संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, आत्मा किसे कहा गया है? एक तो प्रस्तावना को, प्रस्तावना, और एक कहा गया है अनुच्छेद नंबर 32 को, अनुच्छेद नंबर 32 32। ये भीमराव अम्बेडकर जी ने और ये ठाकुरदास भार्गव ने, अभी आपको बताया था अलग। संविधान की आत्मा एक है, इसमें भाषा की आत्मा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। भाषाओं, भाषाओं की आत्मा किसे कहा गया है? भाषाओं की आत्मा, सभी भाषाओं की जननी किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा को। तो संस्कृत को आ जाएगा भाषाओं की आत्मा, संस्कृत, संस्कृत को भाषाओं की आत्मा। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत की आत्मा किसे कहते हैं? भारत की आत्मा, भारत की आत्मा, इसके लिए वर्ड आया कलिंग। और कलिंग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उड़ीसा के लिए। ये उड़ीसा, उड़ीसा या फिर कलिंग, प्राचीन इसका नाम क्या हो जाएगा? कलिंग। उत्कल भी नाम था कलिंग का। तो संविधान की आत्मा 2 के लिए प्रयुक्त, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को, आर्टिकल नंबर 32 को। भारत की आत्मा उड़ीसा और भाषाओं की आत्मा संस्कृत भाषा को कहा गया है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। और आप उसमें अगर इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ और भी बहुत मटेरियल आपको स्टडी के लिए मिलेगा। ओके, ठीक है, ओके जी, थैंक यू।